हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपना क्लोज टेस्ट का अगला पार्ट शुरू करेंगे, यानी अब हम क्लोज टेस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर से हमारे काफ़ी सिमिलर हैं और एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो एसएससी में देखिए क्लोज टेस्ट बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। अब देखने को ये आया है कि एसएससी में कॉम्प्रीहेंशन जो होता है वो आपका मेंस में पूछा जाता है, लेकिन सीजीएल हो गया और सीजीएल की जो प्री का जो एग्जाम होता है, प्री में हम क्लोज टेस्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं कॉम्प्रीहेंशन की जगह। तो यानी क्लोज टेस्ट जो है वो आपकी ज़्यादा रीडिंग स्किल्स को या रीडिंग सेक्शन को ज़्यादा वेटेज देने लगा है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा आपको एनालिटिकल थिंकिंग देता है, ग्रामर का टेस्ट कर लेगा, आपका वोकैब का टेस्ट कर लेगा। यानी क्लोज टेस्ट अपने आप में सारा टेस्ट कर लेता है, इसलिए क्लोज टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और लास्ट हमने जो 5 अपने पार्ट्स किए हैं क्लोज टेस्ट के, उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और अब बारी आती है कि अब हम क्लोज टेस्ट को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करें, जिससे हमें एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब हमारा पैसेज 1 या क्लोज 1 जो है हमारा, अब उसे रीड करते हैं और उसको आंसर करते हैं। अब पैसेज 1 हमारा क्या कह रहा है? जॉब परफॉर्मेंस इज बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, motivation alone does not lead to increased performance. Ability and technology moderates the relationship between motivation and performance. The higher level of ability and motivation, the higher the level of performance will be. However, increasing motivation beyond an level tends to a dysfunctional result because it is by an increased level of anxiety. अब ये जो हमारा क्लोज है, ये अब क्लोज किसके अंदर पूछा गया? एसएससी सीजीएल में पूछा गया था 2017 के अंदर। अब हमारा ये सीजीएल का जो है क्लोज है। अब सीजीएल में क्या होता है, मोस्टली जो क्लोज आते हैं वो 5 फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए जाएंगे किसी भी पैसेज के अंदर। और जो दूसरे एग्जाम्स आते हैं, स्टेनो का हो गया या और भी जो एग्जाम्स हो गए, उसमें जो होते हैं उसमें 10 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो लेकिन अभी हम ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं ये प्रैक्टिस के कर रहे हैं, तो कुछ हम मिला जुला भी करेंगे और किसी में हम सीजीएल भी देखेंगे और रिस्पेक्टिव अदर एग्जाम्स को भी देखेंगे। अब सबसे पहला हम क्लोज में 1 की तरफ बढ़ते हैं कि 1 में ऑप्शंस दिए अफेक्टेड, इफेक्टेड, इन्फ्लुएंस्ड और मेजर्ड। द जॉब परफॉर्मेंस इज डैश बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो देखिए जॉब परफॉर्मेंस जो होती है वो इफेक्ट की जा रही है या अफेक्ट की जा रही है। अब देखिए यहाँ पर 3 वर्ड हैं, जॉब परफॉर्मेंस को अफेक्ट किया जा रहा है या इफेक्ट, या फिर इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है या मेजर्ड हो रहा है। तो अब हम देखते हैं ये तीनों के तीनों हमारे मेजरिंग के लिए हैं। अब मेजर्ड क्या होगा कि जॉब परफॉर्मेंस को आप मेजर कर रहे हो या वो किसी से इफेक्ट हो रही है या उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, ये भी हमें देखना है। बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, मोटिवेशन अलॉन डज नॉट लीड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस। यानी इसमें बोला गया कि मोटिवेशन अकेला नहीं है जो परफॉर्मेंस को बढ़ाए, यानी जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो अफेक्टेड कर रहे हैं, अफेक्टेड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अफेक्टेड होगा इसका सही आंसर। अब क्वेश्चन, अब हम फिल इन द ब्लैंक्स 2 देखते हैं, हायर, लार्जर, लोअर, स्मॉलर। अब हम इसमें जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Ability and technology moderates the relationship between motivation and performance. The higher the levels of ability and the motivation. अब देखिए जितना ज़्यादा एबिलिटी और मोटिवेशन का हायर लेवल होगा उतना ही हायर लेवल आपका परफॉर्मेंस का होगा। तो यहाँ पर सही वर्ड क्या होगा? हायर। क्योंकि हायर मोटिवेशन है तो लेवल क्या होती है, जो आपकी परफॉर्मेंस होती है लार्ज नहीं होती है, लोअर नहीं होती है, ज़्यादा होती है। तो जब परफॉर्मेंस के लिए कहते हैं ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहे हो तो यानी हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस या हायर ऑफ परफॉर्मेंस। तो इसका सही आंसर होगा हायर, राइट? सही आंसर होगा हायर। आगे बढ़ते हैं। However, increasing motivation beyond an level tend to dash a dysfunctional results because it is dash by an increased level of anxiety. यानी अब क्या बोला, एक लेवल के बाद अगर हम मोटिवेशन को भी बढ़ाएंगे तो उससे क्या होता है, जो डिसफंक्शनल आने लगती है, क्योंकि ज़्यादा काम होने की वजह से एंजाइटी होने लगता है। तो अगर इसका सही आंसर देखें, सर्टेन, डिजायर्ड और इंक्रीज्ड और ऑप्टिमल। सर्टेन का मतलब होता है किसी एक वैल्यू तक, ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक आपने काम किया वो है। उसके बाद इंक्रीज का मतलब बढ़ाना, डिजायर्ड का मतलब एक्सपेक्टेड। अगर यहाँ देखें तो
अब इसमें देखिए, हाउएवर इंक्रीजिंग मोटिवेशन बियॉन्ड एन ऑप्टिमल लेवल, यानी एक ऑप्टिमल लेवल, जो हमारी जो सीमा है वहाँ तक सीमित है। अगर उसके बाद भी जितना हमें चाहिए परफॉर्मेंस उतना तो किया, लेकिन उसके बाद भी अगर हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्टिमल। क्या सही आंसर होगा? ऑप्टिमल। अब अगला जो होता है हमारा, जो डिड्यूस, इंट्रोड्यूस, प्रोड्यूस और रिड्यूस। तो अब आप अब इसमें देखते हैं, तो लेवल टेंड्स टू, अब क्या हो रहा है इससे? टेंड्स टू क्या होगा वो? अ डिसफंक्शन रिजल्ट। अब एक डिसफंक्शन रिजल्ट क्रिएट होगा। तो अगर हम किसी एक लेवल के बाद, अगर आप इस पूरे सेंटेंस को देखें तो ये कहना चाह रहा है कि मोटिवेशन के बाद अगर हमने मोटिवेशन बढ़ाया और एक ऑप्टिमल अमाउंट या लेवल के बाद भी बढ़ाया तो डिसफंक्शन होगा। तो डिसफंक्शन रिड्यूस होगा, प्रोड्यूस होगा, डिड्यूस होगा। तो डिसफंक्शन प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? रिजल्ट, बिकॉज इट इज, अब ये जो हुआ है ये एंजाइटी, इंक्रीज लेवल ऑफ एंजाइटी, तो इसमें क्या होगा? प्रोड्यूस होगा, डिसफंक्शनल प्रोड्यूस होगा। तो इसमें सही ऑप्शन होगा प्रोड्यूस, सी ऑप्शन। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर 6, फिफ्थ, बिकॉज इट इज डैश बाय इंक्रीज लेवल ऑफ एंजाइटी। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज इट इज, अब ये किस वजह से हो रहा है? इट इज अबेंडेंट, accompanied या affiliated या amalgamated। amalgamated नहीं होगा, affiliated नहीं होगा, accompanied। accompanied का मतलब साथ ही। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके साथ जो है आपका लेवल ऑफ एंजाइटी बढ़ रहा है, बिकॉज इट इज accompanied बाय द लेवल ऑफ एंजाइटी, यानी एंजाइटी के साथ। अगर आपने accompanied का मतलब क्या होता है? अकम्पनी से वर्ड ये बना हुआ है, तो accompanied का मतलब होता है कि किसी के साथ। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा क्लोज टू। क्लोज टू में जो है, ये जो क्लोज है ये आपका एसएससी स्टेनो 2017 के एग्जाम में आया है। अब पढ़ते हैं इस क्लोज में क्या है और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यू कैन स्पेंड आवर्स लुकिंग फॉर, डेज वेटिंग फॉर दैट यूरेका। यूरेका का मतलब होता है लाइक मिरेकल, दिस काइंड ऑफ थिंग। मूविंग थिंग्स अराउंड ऑन स्क्रीन, स्टार्टिंग एट ब्लैंक पीसेस ऑफ पेपर, down half-formed ideas all to one creative idea can feel. You feel this way because creativity is a process that has to be learned and honed. You're a marketer, designer, entrepreneur, or anything in between. Creative thinking is a valuable skill to help us find tailored solutions to problems and create memorable and effective। तो यानी क्रिएटिविटी और क्रिएटिव थिंकिंग के लेकर बात करी गई है। यू कैन स्पेंड आवर्स लुकिंग फॉर, तो पहला आता है हमारा लुकिंग फॉर, किसके लिए हम लुकिंग फॉर द, किसके लिए? डेज, लुकिंग फॉर क्रिएटिव डेज, या फिर किसके लिए हो रहे? इंस्पिरेशन डेज की बात करें, सॉल्यूशन आइडियाज की बात करें, लुकिंग फॉर इंस्पिरेशन डे, यानी हम घंटों बिता देते हैं एक इंस्पिरेशन, इस दिन मुझे इसको काम करने के लिए इंस्पिरेशन होगी, इस तरीके से बात करेगी इंस्पिरेशन डे, डेज। इसका सही आंसर होगा इंस्पिरेशन डेज। वेटिंग फॉर दैट यूरेका, डैश मूविंग थिंग्स अराउंड ऑन स्क्रीन। मूवमेंट, यूरेका मूवमेंट की बात करते हो, यूरेका मूवमेंट की बात करते हो, यूरेका टाइप की बात। डे इज वेटिंग फॉर दैट यूरेका मूवमेंट, जिस दिन ऐसा मेरे जो आपका होता है ना मेरेकल हो, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। डाउन हाफ फॉर्म्ड आइडियाज, तो अब हम इसको पैसेज में पढ़ेंगे। पैसेज में हमारा क्या रहा है? मूविंग थिंग्स, अब मूवमेंट, मूविंग थिंग्स अराउंड अ स्क्रीन, स्टार्टिंग एट ब्लैंक पीसेस ऑफ पेपर, डैश डाउन हाफ फॉर्म्ड आइडियाज। तो इसके लिए हमें ऑप्शंस क्या देते हैं? आइडिया, आइडिया दिया हुआ था, पेंसिल दी हुई थी, जोटेड दिया था, राइट्स दिया था। तो ब्लैंक पीसेस ऑफ पेपर जोटेड डाउन हाफ फॉर्म्ड आइडियाज, तो इसके सही वर्ड होगा जोटेड। ऑल टू, अब हमारा आता है फोर्थ ऑप्शन, ऑल टू, उसके बाद डैश नो अवेल, एब्सोल्युटली साइलेंस फुल राइटली। अब इसके लिए आएगा ऑल टू, एब्सोल्युटली वन क्रिएटिव आइडिया, और साइलेंस वन क्रिएटिव आइडिया, या फुल, ऑल टू फुल वन क्रिएटिव आइडिया, या ऑल राइटली वन क्रिएटिव आइडिया। तो इसमें आएगा ऑल टू एब्सोल्युटली वन क्रिएटिव आइडिया। तो यहाँ पर क्या आएगा? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, राइट। यहाँ पर था आपका मूवमेंट।
क्रिएटिव आइडिया कैन फील डैश यू फील दिस वे, कैन फील डैश यू फील दिस वे। तो अगर हम फिफ्थ का देखें, क्रिएटिव आइडिया कैन फील इम्पॉसिबल, लेजी और कोल्ड हॉट। तो आइडिया कैसा फील होता है? इम्पॉसिबल ही होगा, लेजी कोल्ड हॉट तो नहीं फील होगा। तो जो आपका आइडिया इम्पॉसिबल फील होता है, यू फील दिस वे बिकॉज क्रिएटिविटी इज अ प्रोसेस दैट हैज़ टू बी लर्न एंड होन। तो वो आपको इम्पॉसिबल इसलिए लगता है क्योंकि क्रिएटिविटी एक प्रोसेस है जिसको लर्न किया जाए। तो यानी डैश अ टैलेंट दैट हैज़ टू बी लर्न एंड होन। तो क्या टैलेंट होगा, स्किल होगा, सेंस होगा, हॉबी होगा। तो स्किल जो होती है उसको भी लर्न किया जाता है, राइट और अर्न। तो इसका सही आंसर होगा स्किल। उसके बाद आता है यू डैश यू आर अ मार्केटर। तो यहाँ पर बात हो रहा है यू आर अ मार्केटर। अगर हम यहाँ पर सही ऑप्शन देखें तो देखिए चॉइस पूछी गई है, डैश यू आर अ मार्केटर, डिजाइनर, एंटरप्रेन्योर और एनीथिंग इन बिटवीन। तो अब ऑप्शंस क्या थे? एंड यू आर अ मार्केटर, बट यू आर अ मार्केटर, स्टिल यू आर। इसमें सही ऑप्शन आएगा वेदर। चाहे आप कोई मार्केटर हो, डिजाइनर हो या एंटरप्रेन्योर हो और एनीथिंग इन बिटवीन और कोई भी हो। क्रिएटिव थिंग्स इज वैल्यूएबल स्किल टू। अब क्रिएटिव क्या है? स्किल्स, वैल्यूएबल स्किल्स टू। तो अगर हम इसमें देखें, क्रिएटिव थिंग्स इज वैल्यूएबल स्किल टू पोजेस, हैव, शुड और गेट। यानी क्रिएटिव थिंग्स इज वैल्यूएबल स्किल टू पोजेस, होना चाहिए, क्रिएटिव थिंग्स को होना चाहिए। अब आता है इट कैन हेल्प अस फाइंड। अब क्या होगा? फाइंड। अब हम आगे बढ़ते हैं, इट कैन हेल्प अस फाइंड सेंसलेस टेलर्ड सॉल्यूशन, यूनिक टेलर्ड सॉल्यूशन, अगली टेलर्ड सॉल्यूशन और वर्स्ट टेलर सॉल्यूशन। तो अगर हम इसमें बात करें तो यूनिक टेलर्ड सॉल्यूशन, इसको तो सही आंसर होगा यूनिक। तो इसमें क्या सही आंसर होगा? यूनिक। 10th बढ़ते हैं हम, 8 का सही आंसर होगा यूनिक। क्रिएट मेमोरेबल एंड इफेक्टिव। अब क्या होता है? आप मेमोरेबल इफेक्टिव क्या क्रिएट करोगे? मेमोरीज, कम्युनिकेशन, बॉर्डर और रिलेशंस। अब हम इसमें बात करते हैं कि मेमोरेबल और इफेक्टिव क्या बात करी गई है, किस सेंस में हमसे बोला गया है। क्रिएट मेमोरेबल एंड इफेक्टिव, देखिए क्रिएटिविटी की बात हो रही है, इट कैन हेल्प अस। अब क्या हो सकता है? मेमोरीज क्रिएट होगा क्रिएटिविटी से, या फिर कम्युनिकेशन या बॉर्डर्स या रिलेशन। तो यहाँ पर सही वर्ड होगा कम्युनिकेशन। तो आप क्या इससे बिल्ड कर सकते हो? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो क्या वर्ड होगा इसका सही वर्ड? कम्युनिकेशन। तो ये इसका सही आंसर होगा। अब आता है हमारा क्लोज 3। क्लोज 3 भी हमारा एसएससी स्टेनो 2017 के एग्जाम में पूछा गया। आर्ट मूवमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज अ डैश और वे ऑफ डूइंग आर्ट दैट स्पेंस ओवर अ डैश ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या फिर ओवर अ एज ऑफ टाइम, जो भी है यहाँ पर हमें देखना ऑप्शन है। दैट इज पब्लिकली subtly or different than another movement of art. The style of method moves or changes to a different way, if you will. These styles are used to art practice by a group of within the same time period or region. Some art dash that have been influenced by another art movement show obvious, while others seems to defy their cousins because of dash. It is interesting to study the difference between art and also to study the different dash of art. तो यहाँ पर हमें आर्ट के बारे में बात करी है। अब हम इसको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, या फिर अब हम इनके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो अब हम इनके क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा 1, आर्ट मूवमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज अ डैश टाइप स्टाइल लाइक प्रैक्टिस। तो आर्ट मूवमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज अ टाइप होगा, या फिर स्टाइल होगा, लाइक होगा, प्रैक्टिस। टाइप और अ वे ऑफ डूइंग आर्ट और अ आर्ट। तो देखिए कैसा है, आर्ट मूवमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज अ स्टाइल। सही वर्ड क्या है? स्टाइल और अ वे ऑफ डूइंग आर्ट। अगर वे ऑफ डूइंग को आप क्या समझते हो? वे ऑफ डूइंग का मतलब होता है स्टाइल। व्हाट इज द स्टाइल? व्हाट इज योर स्टाइल ऑफ राइटिंग? राइटिंग लिखने का स्टाइल क्या है, या वे ऑफ डूइंग समथिंग, उसको हम बोलते हैं स्टाइल ऑफ आर्ट। दैट स्पैन्स, तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्टाइल।
तो इसका बी आपका सही आंसर होगा। अब दूसरा हम देखते हैं, आर्ट दैट स्पैन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये तो आपको पता होना चाहिए, ओवर अ टाइड ऑफ टाइम नहीं होता, वेट ऑफ टाइम नहीं होता, ड्यूरिंग ऑफ टाइम नहीं होता, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डैश डिफरेंट देन अनदर मूवमेंट ऑफ आर्ट। अब क्या है ये हमारा डैश डिफरेंट फ्रॉम, अब इसको अगर आप देखें, इजी डिफरेंट देन अनदर मूवमेंट ऑफ आर्ट, न्यूली डिफरेंट फ्रॉम अनदर मूवमेंट ऑफ आर्ट, अदरवाइज डिफरेंट, डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम द फ्रॉम अदर अनदर मूवमेंट ऑफ आर्ट। दीज स्टाइल्स, अब यहाँ अगर किसी को आंसर नहीं मिल रहा था तो पहले वाले का, तो यहाँ से पता कर सकता था द स्टाइल और मूव, तो इस तरीके से हमें पता था दीज स्टाइल्स आर यूज्ड। तो यहाँ से देखिए पैसेज में ना पूरा पैसेज पता होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तब हमें आंसर पता चलता है। दीज स्टाइल्स आर यूज टू डैश आर्ट प्रैक्टिस्ड। तो ये हमारे क्या होते थे, दीज स्टाइल्स विजुअलाइज होते थे, इमेजिन होते थे, डिस्क्राइब होते थे, इग्नोर। दीज स्टाइल्स आर यूज टू डिस्क्राइब आर्ट प्रैक्टिस, तो इन स्टाइल्स को हम आर्ट प्रैक्टिस के लिए डिस्क्राइब करते थे, राइट। ग्रुप ऑफ विद इन द सेम पीरियड एंड और रीजन। तो अब हम इसमें दोबारा आते हैं, देखते हैं। These styles are used to describe art practice by a group of, तो आपको किसका ग्रुप होगा, विद इन द सेम टाइम पीरियड और अ रीजन। तो अब किसका ग्रुप की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर ग्रुप आप समझ जाएंगे, क्या बिजनेसमैन आर्ट का ग्रुप होता है, क्या एक्टर्स होते हैं, वेंटर्स होते हैं, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट के ग्रुप की बात हो रही है, किसके ग्रुप की बात हो रही है, आर्टिस्ट के। सम आर्ट दैट हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड, अब कुछ आर्ट्स ने क्या इन्फ्लुएंस करा, पिक्चर्स को, बुक्स को, सीन्स को, मूवमेंट्स को। अब देखिए मूवमेंट क्या होता है, यहाँ पर मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन। इन्फ्लुएंस्ड बाय आर्ट, देखिए सम आर्ट डैश दैट हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय अनदर आर्ट मूवमेंट शो ऑब्वियस, तो यहाँ पर बात करेंगे मूवमेंट, सम आर्ट मूवमेंट्स दैट हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय अनदर आर्ट मूवमेंट, तो यहीं से आपको हिंट मिल जाएगा। सो ऑब्वियस डैश वाइल अदर सीम्स टू डिफाई देयर कजन्स, तो शो ऑब्वियस, अब हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। शो ऑब्वियस डैश आर्ट मूवमेंट शो ऑब्वियस डैश वाइल अदर्स, ऑब्वियस डैश के बाद क्या होगा, अलाइक होगा, सेम होगा, एगरनेस होगा या सिमिलरिटीज होगा। तो यानी अगर आर्ट मूवमेंट अलाइक होंगे या सेम होंगे या एगरनेस होगा या सिमिलरिटी होगा, तो देखिए अब हमें इनमें से देखना है, ये तीन ऑप्शंस, एगरनेस तो नहीं होगा, अलाइक सही वर्ड होगा, सेम सही होगा, सिमिलरिटीज होगा। अगर हम इसको कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसके लिए जो सही वर्ड होगा, शो डैश वाइल अदर सीम्स टू डिफाई देयर कजन्स, सो सिमिलरिटीज शो करते हैं, क्या शो करती हैं, आर्ट सिमिलरिटीज, सिमिलरिटीज इसका सही वर्ड होगा, सिमिलरिटीज। वाइल अदर सीम्स टू डिफाई देयर कजन्स बिकॉज डैश इट इज इंटरेस्टिंग टू स्टडी द डिफरेंस। एट्थ के ऑप्शंस देखते हैं हम, जो दूसरी आर्ट फॉर्म होती हैं वो क्या कहती है, डिफाई देयर कजन्स, तो जो डिफाई कर देते हैं, अलग कर देते हैं कजन से, बिकॉज ऑफ बेनिफिट, डिस्टेंस, टाइम, ये लिमिटेशन, उनकी लिमिटेशन की वजह से, तो सही वर्ड होगा लिमिटेशन। स्टडी द डिफरेंस बिटवीन आर्ट, अब आर्ट के बारे में क्या हो रहा है, अगर आप पूरा यहाँ से पैसेज समझे तो ये आर्ट मूवमेंट्स को लेके बात कर रहा है। तो स्टडी, इट इज इंटरेस्टिंग टू स्टडी द डिफरेंस बिटवीन आर्ट मूवमेंट्स होगा, फ्लो होगा, रिवॉल्यूशन होगा, एडुकेट होगा, आर्ट मूवमेंट्स, तो किसकी बात हो रही है, आर्ट्स के मूवमेंट्स की, आर्ट मूवमेंट्स, एंड ऑल्सो टू स्टडी द डिफरेंट डैश ऑफ आर्ट, तो डिफरेंट फॉर्म होगा, डिफरेंट लेंथ होगा, डिफरेंट पीरियड्स होगा, डिफरेंट ड्यूरेशन होगा, क्या होगा। तो अब हमें ये देखना है, स्टडी द डैश डिफरेंट डैश ऑफ आर्ट, डिफरेंट लेंथ या डिफरेंट टाइम जोन, डिफरेंट पीरियड्स या डिफरेंट ड्यूरेशन। तो डिफरेंट पीरियड की जो आर्ट मूवमेंट से क्या होता है, हमें पता चलता है कि डिफरेंट पीरियड्स की आर्ट्स क्या थी। अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी हो तो इंडियन हिस्ट्री के अंदर इंडिपेंडेंस के टाइम भी आर्ट मूवमेंट्स आया था, भारत माता का चित्र बनाया था, तो ये होमवर्क है, पता करो सबसे पहले भारत माता का चित्र किसने बनाया था, बहुत फेमस है वो, आपकी हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स में भी मिलेगा। आर्ट मूवमेंट्स इन्फ्लुएंस करते हैं, आर्ट इन्फ्लुएंस करती थी किसको, मूवमेंट्स को, तो उसी बारे में ये हमारा क्लोज बताया गया है। अब आता है हमारा क्लोज 4, ये स्टेनो के एग्जाम में पूछा गया है 2018। द अर्थ्स टेम्परेचर इज राइजिंग, साइंटिस्ट से दैट
Scientists say that the rise in the average temperature ranges from 1.8 degrees Celsius to 4 degrees Celsius. This इन टेम्परेचर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. या दिस क्या हो रहा है, इंक्रीज की बात कर रहा है, डिक्रीज की तो बात कर रहा है, दिस राइज, दिस इंक्रीज, तो जो भी वर्ड होगा हमें वो यहाँ लिखना है. इन टेम्परेचर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज. ऑल्दो इट इज नेचुरल phenomenon, human actions is the cause of the global warming. The burning of fossil fuels such as petroleum and coal, a lot of greenhouse gases into the earth's atmosphere. तो gases earth atmosphere पे जा रही है. For example, carbon dioxide, methane, nitrous oxide are the main greenhouse gases. For global warming, besides greenhouse gases, deforestation is major cause of this problem. Global warming has led to changes in temperature and rainfall patterns which have severely dashed agriculture. No one no one can that this is the most serious environmental challenge that mankind is facing today. While it is not possible to reverse the process, the rate of global warming can be checked if all the countries dash some measures. Dash can of the Dash of the measures is the recycling and reusing articles like paper, glass, aluminum and plastic. तो आप सबको पता चल गया ये ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बात हो रही है, अर्थ के टेम्परेचर की वजह से उसके क्या इफेक्ट हो रहे हैं, किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जाए. तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं सीधा. क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन द फिल द ब्लैंक्स वन. तो स्ट्रांगली, स्टेडली, स्टेबिलिटी और सिंपली, तो ये हमें बढ़ना है. द अर्थ टेम्परेचर इज राइजिंग कैसा हो रहा है, राइजिंग क्या हो रहा है, स्ट्रांगली, स्टेडली, स्टेबिलिटीली, सिंपली. स्टेबिलिटी तो देखो नहीं होगा, स्टेबिलिटी का मतलब होता है ठहराव. अब वो ना कम होगा ना ज्यादा होगा. स्ट्रांगली बढ़ रहा है, अब स्ट्रांगली एकदम ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा है, स्टेडली यानी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है. Scientists say that the rise in the average temperature ranges from 1.8 degrees Celsius to 4 degrees Celsius. This dash in temperature is called global warming. तो dash पे हमारा क्या आएगा, 2 पे. This increase या फिर this incline और this rise. तो this increase in temperature or you can say this rise in temperature, but यहाँ पर हम increase के साथ जाएंगे, this increase in temperature. तो this increase in temperature, increase यहाँ पर सही वर्ड आएगा. दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज. ऑल्दो इट इज नेचुरल फिनोमिना, ह्यूमन एक्शन इज द डैश कॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. तो ह्यूमन एक्शंस क्या है, ह्यूमन एक्शंस अगर इसका सही जाए तो ह्यूमन एक्शंस आर मेजर, स्लोवेस्ट, रैपिड और म्यूचुअल. तो ह्यूमन एक्शन ज्यादा मेन रीजन है इसके, तो दे आर द मेजर रीजंस. तो सही आंसर होगा मेजर और इसका होगा हमारा इंक्रीज. फोर्थ पढ़ते हैं हम. Human actions is the major cause of global warming. The burning of fossil fuels such as petroleum and coal dash a lot of greenhouse. तो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, इमिट करेंगे, क्या होगा. तो हम देखना है रियलाइजेस तो नहीं होगा, रिवाइव्स नहीं होगा, लीड्स नहीं होगा, रिलीज करेंगे. क्या करेंगे, रिलीजेस करेंगे गैसेस को, राइट. रिलीजेस अ लॉट ऑफ ग्रीन हाउसेस. तो ये बर्निंग देखिए यहाँ पर है, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस अ लॉट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर. कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड्स आर द मेन ग्रीन हाउस गैसेस फॉर ग्लोबल वार्मिंग. तो जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये क्या है, ये क्या है, आप रिस्पॉन्सिबल है, डिपेंडेंट है, अकाउंट है या अवेलेबल है. ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, इंक्रीज इन टेम्परेचर, अर्थ के टेम्परेचर के इंक्रीज करने के लिए. ग्रीन हाउस गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग. बिसाइड्स ग्रीन हाउस गैसेस, डिफॉरेस्टेशन इज. अब डिफॉरेस्टेशन भी एक रीजन है हमारी ग्लोबल वार्मिंग का. तो सिक्स्थ ऑप्शन को देखेंगे हम, सिक्स्थ क्वेश्चन को, क्या ऑप्शन है हमारे पास, अनदर. तो डिफॉरेस्टेशन, अनदर, टुगेदर, अदर या फॉर. डिफॉरेस्टेशन भी एक दूसरा रीजन है, तो इसका सही ऑप्शन होगा अनदर. अब सेवेंथ में हम देख लेते हैं अभी, रिन्यूड, रिड्यूस, अफेक्टेड, इफेक्टेड. तो अब हम यहाँ देखते हैं, अनदर major cause of this problem, global warming has led to changes in temperature and rainfall patterns which have severely. अब क्या इसका आंसर होगा, which have severely affected,
या फिर रिन्यू होगा या फिर रिड्यूस होगा, विच अब इसकी ग्लोबल वार्मिंग ने क्या अफेक्ट किया है एग्रीकल्चर को, रेनफॉल पैटर्न्स विच हैव सिवियरली अफेक्टेड एग्रीकल्चर, जिसने क्या किसको अफेक्ट कर दिया, एग्रीकल्चर को। तो सही आंसर होगा अफेक्टेड। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा अफेक्टेड। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा अफेक्टेड। इफेक्टेड नहीं आएगा, अफेक्टेड। इफेक्टेड होता है किसी के द्वारा इफेक्ट होना, अफेक्ट होता है किसी को अफेक्ट करना, है ना, किसी को चेंज करना। Right? अगला आता है हमारा एट्थ, डिनाई एक्सेप्ट मीन्स रिग्रेट। तो अब हम क्या करेंगे, अब एट्थ का हमें क्वेश्चंस के आंसर देखने हैं। एट्थ में क्या है हमारे, नो वन कैन डैश, क्या नो वन एग्री, नो वन एक्सेप्ट दैट इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम, तो ये खुद नेगेटिव है। तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नो वन एक्सेप्ट, कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, नो वन डिनाई, कोई मना नहीं कर सकता, दैट दिस इज द मोस्ट सीरियस एनवायरमेंटल चैलेंज दैट मैनकाइंड इज फेसिंग टुडे। While it is not possible to reverse the process, the rate of global warming can be checked if all countries, क्या करें, all countries को क्या करना होगा इसके लिए, सही आंसर अब हम देखते हैं। If all countries select, if all countries check, watch, adapt, adopt, तो all countries को क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। अडॉप्ट क्या करना पड़ेगा, कुछ मेथड्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। इसका पूरा आंसर हमें कहाँ से मिलेगा, अडॉप्ट सम मेजर स्टेप्स या फिर सम मेजर्स को हमें कुछ अडॉप्ट करना पड़ेगा। डैश ऑफ द मेजर्स, अब देखिए यहाँ तो आपको ग्रामर यूज हो जाएगी। डैश ऑफ द मेजर्स, तो उनमें से ऑफ द बात कर रहे हैं, इज यूज आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास सिंगुलर नाउन होगा। अब हम चेक कर लेते हैं कि सिंगुलर नाउन किस में आ रहा है। तो क्या यहाँ पर वन ऑफ के बाद आपको पता है वन के साथ क्या आता है हमारे साथ, वन के साथ वन ऑफ द के बाद जो भी आएगा हमारा ये प्लूरल होता है। तो यहाँ पर जो वर्ब आई है, वर्ब आई है हमारी सिंगुलर है। कौन सी वर्ब है, इज हमारी क्या है, सिंगुलर। तो कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, तो यहाँ पर वन आएगा, नन नहीं आएगा, ऑल नहीं आएगा, न्यू नहीं आएगा, फ्यू नहीं आएगा, वन आएगा। तो ये हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ तक आज हम अपने इस लेक्चर को रखते हैं, इसके बाद बाकी के भी हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।